हमने प्रीवियस लेक्चर में पहले डिस्कस किया था मर्जर्स में हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के बारे में। हॉरिजॉन्टल मर्जर बेसिकली डिस्कस किया था सेम इंडस्ट्री की या फिर सेम प्रोडक्ट लाइन पे काम करने वाली कंपनियां अगर आपस में मर्ज करती हैं या कंबाइंड होती हैं तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल पे लिख लीजिएगा, ACC एंड अंबुजा दोनों सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या फिर रेणुका स्टील कह रहे हैं, रेणुका शुगर बलरामपुर चीनी, बलरामपुर शुगर रेणुका शुगर, या फिर टाटा एंड कोरस, या फिर टाटा मोटर एंड रेंज रोवर या जैगुआर। तो ये सारी की सारी जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन है। एक ही इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनियां जब आपस में कंबाइंड होती हैं, या एक ही प्रोडक्ट पे काम करने वाली कंपनियां जब आपस में कंबाइंड होती हैं तो उनको हॉरिजॉन्टल या पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। एडवांटेज ये होता है कि क्योंकि एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम लोग कल बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। किसी के पास मान लीजिए कॉमर्शियल व्हीकल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, किसी के पास पैसेंजर व्हीकल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसे टाटा और रेंज रोवर एंड जैगुआर आपस में कंबाइंड करें तो टाटा के पास किसका ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, कॉमर्शियल व्हीकल्स का, और रेंज रोवर और इनके पास SUV और पैसेंजर व्हीकल, जैगुआर लग्जरी कार्स के लिए फेमस है तो उसके पास अपनी एक्सपर्टीज़ है। रेंज रोवर एक SUV कार है, पैसेंजर कार है दोनों, तो उनकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ है। तो जब इस तरह से एक ही सेक्टर में काम करने वाली या एक ही इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनियां आपस में आती हैं तो उनके एडवांटेज एक्सपर्टीज़ वो आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एम्प्लॉय एक दूसरे में यूज़ हो जाते हैं, ओवरऑल एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को हटा सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आ जाता है, कॉम्पिटिशन कम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, हम लोग ने कल डिसएडवांटेज के बारे में बात करी थी। अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लिख लीजिएगा इसको अलग से। ओवर प्रोडक्शन हो सकता है, मतलब जितनी डिमांड नहीं है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। अभी हुआ भी था, कारें बिकनी बंद हो गई थी, डिमांड ही नहीं मार्केट में। उन्होंने क्या किया, अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक महीने के लिए बंद कर दिए, सैलरी फ्री में दे रहे हैं बैठा के वर्कर्स को। क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट की। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। थर्ड डिसएडवांटेज, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। नोट कर लीजिएगा, ये आसान भाषा में है। जब आप बल्क में प्रोड्यूस करते हैं तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ना हो पाए। और डिसएडवांटेज क्या, गवर्नमेंट को, अब दो कंपनियां अलग अलग काम कर रही हैं, अभी एक ही में काम कर रही हैं तो ओवरऑल टैक्स में उनको बचत होगी। मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान है। उनके हिसाब से तो अच्छा है, मोनोपोली हमने एडवांटेज में भी लिखा था, लेकिन मोनोपोली क्रिएट होती है तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान हो जाता है। जैसे हम लोगों ने बात करी थी एक एग्जांपल की, टाटा और कोरस के। मैंने आपको एग्जांपल ये बताया था कि जब टाटा ने कोरस को अक्वायर किया तो वहाँ के एम्प्लॉय कह रहे हैं कि टाटा बहुत हार्श कंपनी है, बहुत काम कराती है, ओवर टाइम कराती है, जबकि इंडिया में टाटा इज़ कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लोग कहते हैं कि अगर जॉब करनी है तो टाटा में कर लो, इन्वेस्टमेंट करना है तो रिलायंस में करो, क्योंकि टाटा बहुत एथिकल कंपनी है, एम्प्लॉय का बहुत वेलफेयर करती है, बहुत ध्यान रखती है। यहाँ पे क्या होता है, जब दो बड़ी बड़ी कंपनियाँ या डिफरेंट ज्योग्राफी को बिलोंग करने वाली कंपनियाँ आपस में मर्ज होती हैं या कंबाइन करती हैं तो उसमें उनके मैनेजमेंट के बीच में या एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर, ट्रेडिशंस, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि मे बी दोनों कंपनियाँ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करती हैं, अलग अलग पैटर्न है उनके यहाँ काम करने के। एक मैनुअल काम ज़्यादा करती है, एक ऑटोमेशन में ज़्यादा काम करती है। अब जब आपस में कंबाइन करेंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगी। जो मैनुअल वाला है वो टेक्नोलॉजी पे काम जब उसको करने को कहा जाएगा तो उसको दिक्कत होगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मतलब इतना कोई खास बात नहीं है, इसको ट्रेन करके हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। हेडिंग डालिए वर्टिकल कॉम्बिनेशन। It is the combination of such firms which are interdependent for the supply of raw materials for processing. The firms operate at the successive stages of same industry. It is also known as sequence or process combination. मतलब क्या हुआ, वर्टिकल कॉम्बिनेशन में उन कंपनियों को कंसीडर किया जाता है जो अलग अलग स्टेज पे काम करती हैं। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स बनाना है, चॉकलेट बनाना है, चॉकलेट बनाने के लिए मिल्क प्रोक्योरमेंट का काम एक कंपनी करती है, मिल्क से क्रीम निकालने का काम दूसरी कंपनी करती है, फिर तीसरी कंपनी कुछ और कर रही है, चौथी कंपनी चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग करती है, पांचवी कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है।
तो ये सारी की सारी कंपनियां हैं, अलग अलग कंपनियां एक मिलके काम करती हैं। इसमें से कोई दो कंपनी अगर आपस में कंबाइन कर जाती हैं, मिल जाती हैं, तो उनको कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा। द फर्म्स ऑपरेट एट द सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ सेम इंडस्ट्री। सक्सेसिव स्टेजेस मतलब एक के बाद दूसरी। प्रैक्टिकली समझो कैसे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है वो कॉटन में ट्रेडिंग करती है। कॉटन मतलब कपास। कपास वो फार्मर से कलेक्ट करके उसकी गांठें बना के अपने पास रख लेती है, उसको फिर बेचती है। तो कॉटन ट्रेडिंग पहला स्टेप, रॉ मटेरियल कलेक्शन, ये एक कंपनी करती है, कंपनी एक्स हो गई। फिर वो जो ट्रेडिंग का काम करती है, सारे फार्मर से उसने कॉटन को कलेक्ट किया और उसको किसी टेक्सटाइल मिल को बेच दिया। ये काम उसका ख़त्म हो गया। इतना ही काम करती है वो, ट्रेडिंग करती है XYZ कॉटन ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ तक उसका काम ख़त्म हो गया। फिर दूसरी कंपनी का काम आया। जिस कॉटन को लेके उस कंपनी ने क्या किया कि कपड़ा बना दिया रॉ, ठीक है। वहाँ पे खाली टेक्सटाइल मिल है और वहाँ पे कॉटन से कपड़ा बनाया जाता है। तो ये एक कोई टेक्सटाइल मिल है, ABC टेक्सटाइल मिल, ये दूसरी कंपनी हो गई। कपड़ा बनाने के बाद वो क्या करती है, उसको फिनिश करने के लिए, उसमें डाई करने के लिए, कलर करने के लिए वो किसी तीसरी इंडस्ट्री को बेच देती है। PQR डाइंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वो एक तीसरी कंपनी हो गई। फिर उसने उसको कलर वलर करके रेडी कर दिया। अब एक दूसरी कंपनी आई, वो क्या करती है, उस कंपनी से वो कपड़ा लेके उससे वो स्टिचिंग करके कपड़े बना देती है, रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है। जैसे शर्ट बनने का प्रोसेस है, पूरा बता रहे हैं। तो सबसे पहले एक ट्रेडिंग कंपनी ने कपास कलेक्ट किया होगा किसी से, फिर उसने उसको बेचा होगा तो एक कपड़ा बनाया गया होगा, कॉटन का कपड़ा बनाया गया। फिर उस पर कलर किया गया होगा। फिर उसको किसी अलग कंपनी ने लिया होगा, उस कपड़े को काट वाट के शर्ट बना दी। हो सकता है वही कंपनी उसको बेच रही हो, और हो सकता है कि कोई एक नेक्स्ट कंपनी आ गई, बिग बाज़ार ने उससे परचेज कर लिया, अपना टैग लगाया और ब्रांड फैक्ट्री में बेच दिया। ब्रांड फैक्ट्री है ना बिग बाज़ार ग्रुप का, फ्यूचर ग्रुप का, तो ब्रांड फैक्ट्री में बेच दिया उसको। या पैंटालून्स ने उसको खरीद लिया, उसने अपने आउटलेट्स में बेच दिया। तो ये कितनी सारी कंपनियां हो गई। तो इसमें से मान लीजिए कि पैंटालून ने क्या किया, जो उसको फाइनली बेच रही है, उसने क्या किया, अपने से एक स्टेज पीछे, यानी कि जो स्टिचिंग कर रही है, जो कपड़े को खरीदने के बाद उससे शर्ट बना रही है, उस कंपनी को अक्वायर कर लिया। क्योंकि उसको लगा अगर हम इसको पूरा अक्वायर कर लेंगे तो इसको प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है मुझे, तो हम पूरा प्रॉफिट ले लेंगे। तो यानी ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल कॉम्बिनेशन। मेरे ख्याल से एग्जांपल से समझ में आया होगा। हनी इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, बी फार्मिंग करी गई। इसको हनी बी को रखा किसानों ने, एक बॉक्स आता है, उस बॉक्स में रखा और शहद बना। फिर उन्होंने क्या किया, उसको किसी कलेक्शन एजेंट को बेच दिया। कलेक्शन एजेंट ने अलग अलग गाँवों से कलेक्ट किया सारा हनी, ले जाके फिर डाबर हनी को बेच दिया। लेट अस अज्यूम डाबर हनी ने क्या किया, डाबर हनी खुद तो जा नहीं रहा अब शहद बनाने के लिए या उसकी फार्मिंग करने। उसने क्या किया, सबसे कलेक्ट किया, उसकी प्योरिटी चेक करी, चेक करने के बाद उसको पैक करके मार्केट में दिया। यानी 3 लोग इन्वॉल्व हो गए, एक फार्मर्स जो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर दूसरा कलेक्शन एजेंट्स जो उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, और तीसरा वो जो उसकी पैकेजिंग करके ब्रांडिंग करके बेच रहा है। तो अब मान लो डाबर ने क्या किया, वो जो कलेक्शन एजेंट्स हैं उनको अपने उस कंपनी को अक्वायर कर लिया। तो ये क्या है, वर्टिकल कॉम्बिनेशन हो गया। तो वर्टिकल कॉम्बिनेशन समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन अंडर द हेडिंग ऑफ एडवांटेज ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट पॉइंट, अश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि अगर आप वर्टिकल कॉम्बिनेशन करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल प्रोवाइडर को अक्वायर कर लिया। अभी क्या था, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर 4 कंपनियों को रॉ मटेरियल बेच रहा था। फॉर एग्जांपल मारुति, टोयोटा, जनरल मोटर्स, फॉक्सवैगन। इन 4 कंपनियों को एक रॉ मटेरियल बनाने वाला अपने प्रोडक्ट बेच रहा था, लेकिन मारुति ने उसको अक्वायर कर लिया। क्यों? क्योंकि मारुति को सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, उसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। और ये होता क्या था कि वो ये कह देता था कि अभी शॉर्टेज हो गई रॉ मटेरियल की, अब वो टोयोटा को बेच देता था, कभी फॉक्सवैगन को बेच देता था। क्यों? क्योंकि टोयोटा फॉक्सवैगन की गाड़ियाँ महंगी होती हैं, तो वो ज़्यादा प्राइस पे कर देते थे। टाटा की गाड़ियाँ अफोर्डेबल होती हैं, सस्ती होती हैं, तो वो ज़्यादा प्राइस नहीं पे करते थे। तो वो जो ज़्यादा पैसा देता था उसको वो बेच देता था। तो यानी कि उनके पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती थी, इसलिए उनका क्या है, प्रोडक्शन कम हो जाता था।
जिससे उनका वेटिंग टाइम बढ़ जाता था कार पे, तो उनका प्रॉफिट कम हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल प्रोवाइडर को अक्वायर कर लिया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। थर्ड पॉइंट, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसे, वर्टिकल कॉम्बिनेशन से। टेक्सटाइल वाले एग्जाम्पल पे वापस आ रहे हैं, पैंटलून वाला एग्जाम्पल पे बात करते हैं। शर्ट बेचता है वो, आप लोग ने विजिट किया होगा पैंटलून के स्टोर्स। पहले किसके पास था वो ब्रांड, अभी कौन मालिक है पैंटलून्स का, मालिक कौन है? यानी कि पैंटलून किसका ब्रांड है, आदित्य बिरला ग्रुप का है। ब्रांड फैक्ट्री फ्यूचर ग्रुप का है, सही बताया। और दुनिया के सबसे बड़ा फैशन ब्रांड कौन सा है, सबसे बड़ा फैशन ब्रांड ज़ारा। ज़ारा के मालिक का नाम पता है, एमेनियो ऑर्टेगा जो हैं वो वर्ल्ड के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन भी थे एक समय, टॉप 10 में रहते हैं। और उनकी एज भी बहुत ज़्यादा हो गई होगी, मेरे ख्याल 75-76 के होंगे। अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ साल पहले शादी भी करी है तो एमेनियो ऑर्टेगा की केस स्टडी एक बार पढ़िएगा, मतलब उनकी फ़ोटो आपको नहीं मिलेगी कहीं पे भी, जनरली सोशल नेटवर्किंग साइट पे नाम मिलेगा आपको, लेकिन उस बंदे ने मतलब दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल ब्रांड कैसे बनाया। और ज़ारा वो उतना बड़ा और उतना पावरफुल ब्रांड है कि जितनी देर में उनके कॉम्पिटिटर ये सोचते हैं कि ये अच्छा नया डिज़ाइन आया है, इसको भेजें, फ़ोटो खींचें, भेजें डिज़ाइनर के पास करें, उतने दिन में वो हर वीक अपने वो प्रोडक्ट्स को चेंज कर देते हैं। अगर आप ज़ारा के शोरूम में जाएंगे तो आपको जल्दी नहीं मिलेगा। अभी क्या होता है कि हम लोग जैसे वेस्ट साइड चले गए, लाइफ स्टाइल चले गए, जो तो आपको पता चलेगा 2-3 लोग एक ही जैसी शर्ट पहन के आ गए हैं। ज़ारा में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे हर वीक में वो अपने प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं, एकदम फ्रेश, एकदम नया। और जितनी तेज़ी से वो कपड़े चेंज करते हैं उतनी तेज़ी से आप अपनी घर की रेसिपी भी नहीं चेंज कर पाएंगे। बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन, बहुत फास्ट। इसी तरह से मैकडोनल्ड्स में क्या है, बर्गर टेस्टी नहीं होता है उसका, बहुत फास्ट सर्विस है। उससे अच्छा बर्गर तो आपके मोहल्ले में शायद मिल जाएगा। मतलब बर्गर की टेस्ट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत भीड़ लगती है। क्यों? क्योंकि वो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। तो हम लोग एलाइड कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे। एडवांटेज नेक्स्ट लिखिए, प्रोटेक्शन अगेन ट्रेड साइकिल्स। नेक्स्ट पॉइंट, वर्टिकल कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि अलग अलग ट्रेड साइकिल आती हैं। एग्जाम्पल फिर से एक ध्यान से सुनिए वर्टिकल कॉम्बिनेशन का। टायर मैन्युफैक्चरर्स का नाम पता है, इंडिया के टॉप 3-4 टायर मैन्युफैक्चरर कौन है? MRF, अपोलो, सीएट, TVS भी बनाता है टायर, थोड़े JK टायर भी है, गोडियर भी है। तो एक टायर मैन्युफैक्चरर है, टायर के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? रबर। टायर मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल चाहिए रबर। रबर में क्या प्रॉब्लम आती है कि वो एक कमोडिटी है, कभी प्रोडक्शन कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, तो उसके रेट बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करते हैं। हम लोगों ने पॉइंट अभी लिखा है प्रोटेक्शन अगेन ट्रेड साइकिल। तो ट्रेड साइकिल मैंने आपको बताया कि साइकिल क्या होती है, कमोडिटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी साइकिल इस तरह से चलती है, कभी एकदम पीक पे आ जाएगा, कभी एकदम बॉटम आउट हो जाएगा। बहुत जब बॉटम आउट होगा तो पता चला फार्मर्स की कॉस्ट नहीं निकल रही है। मैंने आपको बताया था कमोडिटीज़ में जैसे पोटैटो है, अनियन है, टोमेटो है, इनमें क्या होता है एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, कभी कभी वो लोग फेंक के चले आते हैं, वापस निकालने का भाड़ा नहीं निकलता है। तो जो कमोडिटी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसमें अगर वर्टिकल कॉम्बिनेशन कर लिया जाए तो उससे क्या होगा कि जो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर हैं, जो कमोडिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या करते हैं, देखते हैं कि अच्छा अब मार्केट ये चल रही तो उनके पास स्टोरेज होता है, अच्छा खासा स्टोरेज होता है, लेकिन वो खूब ज़्यादा रेट बढ़ा के चार्ज करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि इस समय इस चीज़ की शॉर्टेज हो गई है। आपने देखा होगा कि कभी पल्सेस की, कभी पोटैटो की, कभी किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है, रेट बहुत एकदम बढ़ जाते हैं। रीज़न क्या होता है उसका? असल में शॉर्टेज नहीं होती है, असल में क्या हो रहा होता है, होर्डिंग कर रहे होते हैं वो, ठीक है, उसको दबा के रख लेते हैं, धीमे धीमे बेचते हैं या बेचना बंद कर देते हैं। जब रेट बढ़ जाएंगे तब धीरे धीरे बेचेंगे ताकि प्रॉफिट हो। तो इस सब से बचने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, रॉ मटेरियल के साथ वर्टिकल कॉम्बिनेशन कर लेती है, उसको एक्वायरी कर लो। तो हमें क्या होगा, जो
रॉ मटेरियल कभी कभी बहुत एक्सट्रीम महंगा हो जाता था, वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। क्लियर? तो यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रेड साइकिल, ये एक ही एग्जांपल है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। पूरा प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है अगर वर्टिकल कॉम्बिनेशन होगा, फटाफट सब काम होगा। पैंटलून्स में अगर उनको शर्ट बना के बेचनी है और वो क्वालिटी अच्छी करना चाहते हैं, क्वालिटी वाला एग्जांपल दे रहा था, क्वालिटी और एफिशिएंसी दोनों। एक्चुअली जब उनके पास जो रेडीमेड शर्ट आती है उसको टैग लगाते हैं, टैग लगा के उसको बेच देते हैं, उसमें उनका कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर वो जहाँ पे वो स्टिचिंग हो रही है उसको अगर वो उस कंपनी को अक्वायर कर लें और अपना एक अच्छा ट्रेनर, कोई एक अच्छा डिज़ाइनर हायर करें, अच्छा ट्रेनर हायर करें, अच्छा टेलर हायर करें और वो जाए वहाँ के सारे स्टाफ को ट्रेन कर दे, उनको बताए कि क्वालिटी कैसे बढ़ाते हैं और कैसे अच्छा डिज़ाइन बनता है और अच्छी स्टिचिंग कैसे होती है, कपड़े को और कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल क्वालिटी बढ़ जाएगी, उनका ओवरऑल कंट्रोल बढ़ जाएगा, ओवरऑल ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। यानी वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है तो ये सारे के सारे एडवांटेज जितने भी हैं वो हो जाते हैं। इस एग्जांपल से समझ में आ गया। अश्योरेंस ऑफ सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि ज़ारा है, ज़ारा मान लीजिए कि प्रोडक्ट बना रही है, कपड़े बना रही है, तो उसने क्या किया, और वो कपड़े बना के किसी को आउटसोर्स कर देती थी, वो ब्रांड वाले आउटलेट वाले उसको बेचते थे। तो उन्होंने सोचा कि ज़ारा का एक सेल्फ लगाते थे और बहुत सारी दूसरे प्रोडक्ट भी लगा देते थे, अलग अलग कंपनियों के ब्रांड्स लगा देते थे। ज़ारा ने सोचा कि अगर हम इसको अक्वायर करके और अपनी प्रेजेंस को, अपनी जो विजिबिलिटी है उसको बढ़ा दें, मतलब दूसरे ब्रांड्स कम कर दें और अपने प्रोडक्ट ज़्यादा लगा दें फ्रंट में और स्ट्रैटेजिक लोकेशन में, पूरे मॉल में या पूरे स्टोर्स में, तो हमारा जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बिकेगा। तो यानी कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाना है और आप जो सेल्स वाली प्रोसेस है उसको अक्वायर कर लें या उसके साथ मर्ज कर लें, तो यानी कि इससे क्या होगा, आपकी अश्योरेंस हो जाएगा कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो जो तेज़ी से बिकेगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन, जल्दी से इसको लिखते हैं। डिसएडवांटेज, पहला पॉइंट लिमिटेड यूटिलिटी, सेकेंड पॉइंट इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन नॉट पॉसिबल। ये कैसे डिसएडवांटेज में, और पहला वाला भी कम समझ में आ रहा है, लिमिटेड यूटिलिटी। तब तक थर्ड लिखिए, म्यूचुअल डिपेंडेंस, और फोर्थ पॉइंट लेस कोऑर्डिनेशन। जब म्यूचुअल डिपेंडेंस होता है, क्योंकि वर्टिकल इंटीग्रेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्टिकल कॉम्बिनेशन। तो वर्टिकल कॉम्बिनेशन या वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अलग अलग स्टेप आपस में इंटीग्रेट होते हैं, और मैंने बताया था सबका अलग अलग काम होता है। तो एक्चुअली अगर एक स्टेप रुक गया तो अगला स्टेप हो ही नहीं पाएगा। किसी वजह से फसल खराब हो गई, कॉटन प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, कॉटन प्रोड्यूस नहीं हुआ तो वो आगे कपड़ा बनेगा कैसे? उस पर्टिकुलर मान लीजिए महाराष्ट्र में बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कोई फसल खराब हो गई, कोई बीमारी फैल गई, कुछ भी हुआ, तो अगर कॉटन प्रोड्यूस नहीं हुआ तो अगला स्टेप रुक गया। तो यानी कि इसमें जब आप वर्टिकल इंटीग्रेशन करते हैं तो इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप तो वेट करेंगे जब पीछे वाला यूनिट बना के देगा तब उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, हर एक स्टेप पे वैल्यू एडिशन हो रही है, हर एक स्टेप पे वैल्यू एडिशन हो रही है। जब पीछे वाला कुछ करके देता है उसमें हमने कुछ और वैल्यू एडिशन करी, फिर आगे दे दिया। मतलब मेरा फिनिश गुड्स, कंपनी एक्स का फिनिश गुड्स जो होंगे वो कंपनी वाई के लिए रॉ मटेरियल का काम करेंगे। तो जब तक ये आगे बढ़ाएगा नहीं तब तक उसको रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं। तो यानी कि इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल पॉसिबल नहीं है वर्टिकल कॉम्बिनेशन में, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, ये भी प्रॉब्लम है। फिर लिमिटेड यूटिलिटी, आप जैसे हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में क्या था कि उसका एम्प्लॉय भी यूज़ कर ले रहे हैं, उसकी रिसर्च भी यूज़ कर ले रहे हैं, उसका HR मैनेजर भी यूज़ कर लिया, मतलब हर एक चीज़। एक कंपनी की ACC और अंबुजा का अगर कॉम्बिनेशन हुआ है तो ACC की सारी चीज़ें अंबुजा में यूज़ हो जाएंगी। इसमें ऐसा हो सकता है क्या? इसमें ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें खाली उसका फिनिश गुड इसके रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होगा, बाकी बनाने का प्रोसेस बिल्कुल दूसरा। मतलब जहाँ पे स्टिचिंग हो रही है, कपड़े जहाँ पे काट के सिले जा रहे हैं, शर्ट बन रही है, वहाँ दूसरी मशीनें लगी होंगी, सिलाई वाली मशीनें लगी होंगी, और जहाँ पे कपड़ा बन रहा है वहाँ एकदम डिफरेंट मशीनें लगी हैं। उसका उस तरह की मशीन से कोई लेना देना नहीं है, उसके एक्सपर्ट अलग हैं, उसका मेंटेनेंस अलग है।
उसको ऑपरेशन करने का तरीका एकदम अलग है। फिर जहाँ पे डाइंग हो रही होगी, जहाँ पे कलर वलर किया जा रहा होगा, वो एकदम अलग है। उसका स्टिचिंग से और वीविंग से कोई लेना देना नहीं। स्टिचिंग डिपार्टमेंट और वीविंग डिपार्टमेंट से डाइंग डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है, एकदम अलग चीज़ें। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, लिमिटेड यूटिलिटी है, आप बहुत ज़्यादा उसका एडवांटेज ले नहीं सकते हैं। तो ये सब क्या है, आपस में कोऑर्डिनेशन भी खाली एक ही बात पे कोऑर्डिनेट करना है, बाकी और किस चीज़ पे कोऑर्डिनेट कर लोगे। वहाँ पे एक्सपर्ट बैठा हुआ है, वो डाई अच्छी कर लेता है, वहाँ पे वीविंग अच्छी कर लेता है, यहाँ पे कटिंग अच्छी कर लेता है। अब क्या कोऑर्डिनेशन करेगा वो अलग चीज़ का एक्सपर्ट है, ये अलग चीज़ का एक्सपर्ट है, अलग चीज़ का कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ये डिसएडवांटेज में आता है।